तो आज हमारे पास एक बोर्ड आया है। ये डेल 3521 का बोर्ड है, जिसका पार्ट नंबर है आप देख सकते हैं, इसका पार्ट नंबर है LA9104P। इसमें ये किसी ने काम किया हुआ है पहले से, और पहले देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ काम किया जा चुका है पहले। तो जैसा कि मैंने चेक किया था कि इसमें ये जो स्टेप डाउन आईसी है, इस पे पहले किसी ने काम किया हुआ है। आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देखिए, इस आईसी पे पहले किसी ने काम किया हुआ है। और इसके अलावा इसका जो रैम सर्किट है वो यहाँ पर आप देखेंगे, ये रैम सर्किट की आईसी यहाँ पर से गायब है, इसके मोस्फेट गायब हैं, और यहाँ पर के इसके ट्रैक ये जल चुके हैं, ये पूरा जल चुका है, यहाँ पर के ट्रैक इसके जले हुए हैं। और इसके अलावा इसमें स्टेप डाउन के जो मोस्फेट, ये आपके जो कैपेसिटर होते हैं, ये भी किसी ने पहले बदले हुए हैं, काम किया हुआ है। और चलिए पहले इसको हम लोग देखते हैं कि कहाँ से इसको शुरू करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका एम्बीडेंस चेक करेंगे और देखेंगे कि इसमें कहीं पर शॉर्टिंग है या कहाँ पर एम्बीडेंस लो है या ठीक मिल रहा है। इसके लिए मल्टीमीटर को बजर की रेंज पर रखते हैं और इसमें डीसी जैक पर भी काम किया जा चुका है पहले से। यहाँ पर शायद कुछ टूटा हो तो जंपर वगैरह पड़ा हुआ है यहाँ पर। सबसे पहले हम 19 वोल्ट का जो CLR होता है उसका एम्पीडेंस चेक करेंगे। तो ये बिल्कुल सही एम्पीडेंस आ रहा है। और इसके बाद हम चेक करेंगे 3 और 5 वोल्ट की जो कॉइल होती है उसका एम्पीडेंस। एक कॉइल ये है, इसका एम्पीडेंस भी ठीक है, और ये 5 वोल्ट की कॉइल है, इसका भी एम्पीडेंस बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद हम लोग बायोस की पिन नंबर 8 पे चेक करते हैं, और इसका एम्पीडेंस भी ठीक है। और ये इसके जो कुछ कोर सप्लाई है या CPU की सप्लाई है उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये भी ठीक है। इसका भी एम्पीडेंस ठीक है। इसका भी ठीक है। और यहाँ पर एक कॉइल दी हुई है, इसका एम्पीडेंस भी ठीक है। और ये रैम की कॉइल है और ये रैम का कैपेसिटर है, तो इसका सर्किट ही हटा हुआ है, इसलिए यहाँ पर तो एम्पीडेंस आना ही, देखिए 7 एम्पीडेंस आ रहा है। इसका सर्किट हटा हुआ है पहले से। चलिए CMOS बैटरी को हम लोग हटा लेते हैं।
ज़रा इस पे हम लोग इसका सारा इम्पीडेंस ओके है। एक बार यहाँ पर रैम सर्किट के ये जो इसका जंपर पॉइंट है, ये जैसा कि हम जानते हैं रैम सर्किट में दो वोल्टेज होते हैं, एक रैम का ऑपरेटिंग वोल्टेज और एक इसका वीटीटी वोल्टेज। तो ये जंपर वीटीटी वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसका इम्पीडेंस देखते हैं, इसका इम्पीडेंस भी ठीक है। तो बोर्ड में कहीं पर शॉर्टिंग नहीं मिली। अब इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं ऑन पावर देकर कि इसका स्टेटस क्या है, कौन कौन सी सप्लाई इसमें बन रही हैं और कौन कौन सी नहीं बन रही हैं। ये मैंने डीसी मशीन इसमें कनेक्ट कर दी है और अब ज़रा चेक करते हैं। इसने देखिए एम्पियर लिया है 13 मिली एम्पियर इसने लिया है। सबसे पहले इसका विन सर्किट चेक करते हैं, CLR पे कितना वोल्टेज मिल रहा है। तो डीसी के रेंज पे रखते हैं और ये 19 वोल्ट प्रॉपर है। अब इसके बाद हम लोग स्टेप डाउन सर्किट को चेक कर लेते हैं। ये इसकी 3 वोल्ट की कॉइल है, 3 वोल्ट भी ओके है और ये इसकी 5 वोल्ट की कॉइल है, 5 वोल्ट भी ओके है। तो अब इसको एक बार ट्रिगर करके देखते हैं कि ये कहाँ तक पहुँच रहा है। क्योंकि 3 वोल्ट और 5 वोल्ट ओके है, विन सर्किट ओके है, तो मे बी ये ट्रिगर होना चाहिए अगर इसमें और कोई इशू नहीं हुआ आगे। तो मैंने ट्रिगर किया और ये ट्रिगर हुआ और ये 158 एम्पियर आप देख सकते हैं डीसी मशीन में 159, 58, 60 तक ये एम्पियर ले रहा है। टर्न ऑफ करते हैं इसको। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि अभी तक तो इसमें विन सर्किट ओके है, स्टेप डाउन ओके है और क्योंकि इसका रैम सर्किट जला हुआ है तो अब पहले इसको सही करना पड़ेगा, फिर उसके बाद देखते हैं ये बोर्ड कहाँ तक जाएगा। तो इसका रैम सर्किट जो इसके ट्रैक वगैरह हैं वो बिल्कुल जल चुके हैं, आप ज़रा इसको देख सकते हैं। ये इसकी रैम आईसी निकली हुई है और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका ये ट्रैक जले हुए हैं। ये आप मेरे माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, इसके ट्रैक यहाँ पर ये जले हुए हैं बिल्कुल। और अगर और करीब से देखना चाहें इसको तो देखिए ये ट्रैक बिल्कुल पूरी तरह से जला हुआ है। इसकी थोड़ी सी रोशनी ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी ताकि ये साफ दिखाई दे। देखिए ये ट्रैक बिल्कुल यहाँ पर जला हुआ है। तो
फ़िलहाल मैं इसमें दूसरी आईसी अभी लगाने की कोशिश नहीं करूँगा, और एक बार मैं ट्राई करता हूँ इस पर बक कन्वर्टर से इसका वोल्टेज बनाकर, रैम सर्किट का वोल्टेज बनाकर। हालांकि ये मैंने बक कन्वर्टर कभी इससे पहले रैम सर्किट पे ट्राई नहीं किया है, तो ये भी टेस्ट हो जाएगा कि रैम सर्किट पे बक कन्वर्टर काम करता है या नहीं काम करता है। ये मेरे पास बक कन्वर्टर है, आप देख सकते हैं। ये वेरिएबल बक कन्वर्टर है। यहाँ पर इसका ये इस पे इनपुट सेक्शन होता है, यहाँ पर आप वोल्टेज दे सकते हैं, और यहाँ पर से आपको जो वोल्टेज रिसीव होगा, जो वोल्टेज आउट होगा, यहाँ पर आप इसको घुमाकर सेट कर सकते हैं कि कितना वोल्टेज आपको चाहिए। और एक वायर इसका ग्राउंड होता है, ग्राउंड दोनों तरफ, दोनों का ग्राउंड सेम ही होता है। एक ये है, और एक बक कन्वर्टर मेरे पास ये है, ये फिक्स बक कन्वर्टर है। इसमें इनपुट वोल्टेज यहाँ पर देंगे, ये ग्राउंड है, ये इसका आउटपुट है, और यहाँ पर इसमें कुछ फिक्स वोल्टेजेस दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इसमें यहाँ पर जंपर दिए होते हैं। 5 वोल्ट के लिए ये जंपर है, 3.3 वोल्ट के लिए ये जंपर है, 2.5 वोल्ट के लिए ये जंपर है, 1.8 एंड 1.5। तो इसमें आप जिस जंपर को भी शॉर्ट कर देंगे उतना वोल्टेज आपको आउट होगा। ये देखिए, मैं माइक्रोस्कोप में आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर कि ये एक इसका जंपर है 1.5 के लिए, जिसको मैंने शॉर्ट कर रखा है पहले से, और ये 1.8 के लिए है, ये 2.5 के लिए, एंड ये 3.3, एंड इसके ऊपर ये 5 वोल्ट के लिए जंपर इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसमें वोल्टेज सेट करना बड़ा आसान होता है, आप इसको खाली जंपर कर दिए और इसका वोल्टेज सेट हो जाता है। तो फिलहाल इसका हम यूज़ करेंगे VTT वोल्टेज को बनाने के लिए। ये जो छोटा वाला बक कन्वर्टर आप देख रहे हैं, वेरिएबल वाला, इसका यूज़ करेंगे VTT वोल्टेज को बनाने के लिए, जो कि आपको पता है रैम वोल्टेज का हाफ वोल्ट होता है, और इसमें DDR3L रैम लगती है, जिसका ऑपरेटिंग वोल्टेज 1.35 वोल्ट होता है। तो इसका जो मिनिमम वोल्टेज इससे जो आउट होगा वो 0.80 या 0.79 होगा। इसलिए इसमें हम 0.65 वोल्ट नहीं दे सकते। जो DDR3L का हाफ होता है VTT वोल्टेज, वो नहीं दे सकते। और DDR3 नॉर्मल जो रैम होती है, उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होता है वो होता है 1.5, तो उसका हाफ हो जाता है 0.75। तो इसमें 0.79 तक तो हम दे सकते हैं मिनिमम। तो हम ट्राई करेंगे कि इसको हम 0.79 दें, और रैम वोल्टेज इसमें हम देंगे 1.5 वोल्ट। और ये ट्राई करते हैं कि ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें एक आपको बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें आपको इनपुट वोल्टेज कहाँ से देना है। अगर आप 3 स्टेप डाउन का वोल्टेज दे देंगे या 5 वोल्ट कॉइल का वोल्टेज दे देंगे, तो वो इसमें ऑलवेज वोल्टेज है। तो जैसे ही आप बोर्ड में अडाप्टर लगाएंगे, उसी के साथ ही आपकी रैम सप्लाई भी बनने लगेगी, जो कि एक गलत प्रोसेस है। तो हमें रैम वोल्टेज जब चाहिए जब हमारा बोर्ड ऑन हो जाए। तो इसलिए इसको समझने के लिए हमें लैपटॉप के पावर सीक्वेंस को समझना ज़रूरी है, उसके पावर स्टेजेस को समझना ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको अभी इसके स्कीमेटिक में दिखाना चाहूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे पास इसका स्कीमेटिक भी ओपन है, और ये रैम आईसी का जो नंबर है वो है PU300।
तो चलिए स्कीमेटिक में देखते हैं कि इसका जो रैम सप्लाई है PU300, ये इसकी रैम आईसी है, स्कीमेटिक में आप देख सकते हैं। और इसमें आप देखिए इसके जो दो इनेबल हैं, एक S5 है और एक S3 है। S5 जो होता है वो नॉर्मल रैम का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है 1.5 या 1.35 उसको इनेबल करने के लिए होता है। और जो 7 नंबर पिन पे S3 है, ये वोल्टेज उसके बाद बनता है, ये VTT वोल्टेज को इनेबल करने के लिए होता है। तो हम यहाँ पर ट्राई करेंगे कि हम अपने बक कन्वर्टर को ऐसे यूज़ करें कि उसमें जो हम बक कन्वर्टर लगाएंगे VTT वोल्टेज के लिए, उसमें इनपुट जो हम देंगे वो दे देंगे S3 वोल्टेज का, और जो हम रैम सप्लाई के लिए लगाएंगे उसमें हम इनपुट वोल्टेज देंगे S5 का। तो अब देखना है कि ये इसकी पिन नंबर 6 और पिन नंबर 7। पिन नंबर 6 पे हमें देना है रैम का वोल्टेज, रैम के लिए जो बक कन्वर्टर लगेगा ऑपरेटिंग वोल्टेज के लिए, और पिन नंबर 7 पे जो VTT वोल्टेज के लिए बक कन्वर्टर लगेगा उसका इनपुट हमें पिन नंबर 7 से देना है। तो पिन नंबर 7 अगर हम काउंट करते हैं तो ये मेरे पास इसकी एक HD इमेज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पर रैम आईसी ओपन है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। तो ये पिन नंबर 1 है, 2 3 4 5 6 7, सॉरी ये पिन नंबर 1 है, पिन 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर से हम वोल्टेज दे सकते हैं, इसका इनपुट वोल्टेज। और स्कीमेटिक में अगर फिर से देखते हैं, पिन नंबर 7 पे S3 वोल्टेज आ रहा है, और पिन नंबर 8 पे पहले पिन नंबर 8 पे आपका S5 वोल्टेज आ रहा है। तो पिन नंबर 8 ज़रा हम लोग देखते हैं। पिन नंबर 8 6 पिन ये है, 7 8। पिन नंबर 8 पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक रजिस्टर इसका कनेक्ट है और एक ये कैपेसिटर भी कनेक्ट है। तो यहाँ से हम रैम के लिए जो बक कन्वर्टर लगाएंगे रैम के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, उसको यहाँ से हम इनपुट सप्लाई दे सकते हैं। यहाँ से हम इसको इनपुट सप्लाई दे सकते हैं। अगर आप देखेंगे स्कीमेटिक में, तो यहाँ पर आपको पिन नंबर 8 पे देखिए ये वो जगह है जहाँ से ये रजिस्टर है और ये कैपेसिटर। तो यहाँ से हम इसको इनपुट सप्लाई देंगे। तो चलिए ये इसको हम ज़रा मिनिमाइज करते हैं अभी। और इनपुट वोल्टेज ये है, तो थोड़ा सा फ्लक्स पहले लगाते हैं। तो इसमें बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वो पिन नंबर 7 और 8 यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो मैं अपना माइक्रोस्कोप एक बार ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर दिखाई दे। तो आप देखिए ये इसकी पिन नंबर 6 और ये वो रजिस्टर है और ये वो कैपेसिटर है। तो हमें यहाँ पर से हमें इनपुट देना है। तो कहीं पर भी अगर आप लैपटॉप में इनपुट दें तो उससे पहले या कोई वोल्टेज इंजेक्ट करें तो वहाँ पर का इम्पीडेंस देखना ज़रूरी होता है कि कहीं इम्पीडेंस लो ना हो। तो चलिए इसका इम्पीडेंस देखते हैं। पहले इसको डायोड की रेंज पर रखते हैं और यहाँ पर का इम्पीडेंस हम देखते हैं। इम्पीडेंस बिल्कुल
ठीक आ रहा है। तो यहाँ पर से हम लोग दे सकते हैं इस बक कन्वर्टर को प्लस इसका ये हल्का सा यहाँ पर फ्लक्स लगाइए। और यहाँ पर थोड़ा सा आयरन और लगाते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर मैंने जंपर मार दिया है और थोड़ा सा ग्राउंड हम यहाँ से दे देंगे। आप ये देख सकते हैं, ये ग्राउंड पॉइंट से यहाँ से हम इसको ग्राउंड दे देंगे। ये मैंने ग्राउंड दिया और इसका जो रैम का जो आउटपुट है वो पीछे कॉइल है इसकी, तो उसके लिए हम यहाँ इस होल से वायर को पीछे निकालेंगे। तो ये आप देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये रैम की कॉइल है और ये यहाँ पर इसका आउटपुट का जंपर दिया हुआ है। कॉइल के बाद वोल्टेज इस जंपर पर आता है, इस जंपर से वोल्टेज फिर डिस्ट्रीब्यूट होकर आगे बढ़ता है। तो थोड़ा सा वायर को और बाहर निकालेंगे। ये वो जंपर पॉइंट आप देख सकते हैं मेरे माइक्रोस्कोप में, आपको थोड़ा सा ठीक दिखाई देगा। चलिए हम लोग यहाँ पर इसको पहले जंपर कर लेते हैं। थोड़ा सा फ्लक्स यहाँ पर लगाते हैं।
ये इसका कन्वर्टर का केबल शायद थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है। चलिए आ गया है ये, इसको यहाँ पर इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो ये एक कन्वर्टर लग चुका है जो कि 1.5 बनाएगा, और अब दूसरा कन्वर्टर लगाते हैं। अब इसमें मेन चीज़ हमें ये देखनी है कि इसका इनपुट पॉइंट कहाँ से देना है। इस पे इनपुट जो वोल्टेज आएगा वो कहाँ पर से आएगा। तो जैसा कि हम जानते हैं इसके डीसी टू डीसी सर्किट, एक ये है, एक इसका सर्किट का एक मोस्फेट, और एक ये है। तो यहाँ पर से भी इसको हम क्योंकि ये भी इनेबल S3 से होगा, तो यहाँ पर से भी इसको हम इनेबल दे सकते हैं। थोड़ा सा फ्लक्स लगाते हैं और इसको ग्राउंड देना है, तो ग्राउंड हम कहीं पर से भी दे सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर से इसको एक ग्राउंड दे देता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर सोल्डर भर लेते हैं ग्राउंड पे। फिर यहाँ से इसको तार थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो चलिए ग्राउंड जहाँ से पहले दिया था वहीं से दे लेते हैं इसको भी। थोड़ा सा आयरन भरने की ज़रूरत है यहाँ पर। ये ग्राउंड कनेक्ट हो गए हैं, और अब इसका जो आउटपुट वोल्टेज जो VTT का देना है वो इस जंपर पर दे देंगे, जहाँ पर VTT का वोल्टेज का जंपर बना हुआ है।
तो थोड़ा सा यहाँ पर भी हम लोग आयरन लगाते हैं। और ये कनेक्ट हो गया है। ये VTT के लिए जो जंपर था यहाँ पर इसका आउटपुट दे दिया है। अब इसको ज़रा ऑन करके देखते हैं कि क्या अभी कुछ प्रोग्रेस हुई हमारे बोर्ड में, कुछ सप्लाई बनी। ये DC मशीन मैंने इसको लगाया, DC मशीन। और पावर ऑन करते हैं। अब इसको ट्रिगर करके देखते हैं कि कुछ प्रोग्रेस हुई है कि नहीं। DC पे देखें आप, तो ये ऑन होकर कुछ बंद हुआ जा रहा है। एम्पीयर इसने कुछ ज़्यादा हाई लिया था। चलिए बंद करते हैं, एक बार फिर से चेक करते हैं कि इसमें ये ग्राउंड जो था वो ठीक से नहीं लगा था। और ज़रा इसको ठीक से लगा देते हैं। और जो इसका प्लस पॉइंट था वो ग्राउंड से टच हो रहा था, इसकी वजह से ये इस तरह का एम्पियर दिखा रहा था। तो ये मैंने लगा दिया है। एक बार फिर इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। ये इसका प्लस है, प्लस वायर यहाँ से आउट होकर यहाँ पर गया है, माइनस का वायर यहाँ से आकर इसमें आ गया है, ये इसमें आ गया है। चलिए एक बार इसको फिर ट्रिगर करते हैं। अब देखिए ये अभी वहीं पर है, तो एक बार ज़रा सप्लाई चेक कर लेते हैं। शायद कुछ सप्लाई बनी नहीं है, इसलिए वहीं पर दिखा रहा है अभी। पहले हम ज़रा VTT वोल्टेज चेक कर लेते हैं। VTT वोल्टेज आप देख सकते हैं, क्योंकि बक कन्वर्टर में मिनिमम वोल्टेज जो आउट होना था वो 0.80 ही होना था, 0.75 नहीं हो सकता था। तो ये तो ठीक है, बट क्या रैम वोल्टेज आउट हुआ कि नहीं, इसको चेक करने के लिए इसको हम ज़रा अपने बोर्ड को बैक साइड पर आएंगे और यहाँ पर रैम के आउटपुट जंपर पर देखेंगे, रैम कॉइल के। तो यहाँ पर रैम का जो 1.5 वोल्ट बनना था वो नहीं बना। तो क्यों नहीं बना, इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। एक बार ज़रा बक कन्वर्टर पर चेक करते हैं कि इसको इनपुट वोल्टेज मिल रहा है या नहीं। ये इसका इनपुट का ये इसका प्लस है इनपुट का। यहाँ पर 3.3 मिल रहा है, लेकिन ये आउट नहीं कर रहा है। और इसको 3.3 मिल रहा था और ये आउट भी कर रहा था।
देखिए ये 0.80 वोल्टेज आउट कर रहा है, मगर ये नहीं कर रहा है। तो मे भी हो सकता हो कि इसको इनपुट वोल्टेज कुछ ज़्यादा चाहिए हो, क्योंकि ये बक कन्वर्टर अलग है, ये अलग है। इसको एक बार देख लेते हैं, इसका इनपुट वोल्टेज बढ़ाकर डीसी मशीन को बंद करते हैं, क्योंकि अभी तक इस बक कन्वर्टर को मैंने 3.3 वोल्ट इनपुट देकर ट्राई नहीं किया था। और इसका जो ये मैंने यहाँ पर दिया था इसको हटा लेते हैं। और ये जो आप देख सकते हैं, मेरी यूज़र कहाँ गई, ये डीसी टू डीसी का मोस्फेट है जो 5 वोल्ट को कन्वर्ट करता है। तो यहाँ से हम लोग अब इसको इनपुट 5 वोल्ट दे देंगे। बक कन्वर्टर से हम लोग स्टेप डाउन पे तो वोल्टेज कई बार दे के चेक भी करते हैं और बनाते भी हैं। और जो आपकी पीसीएच की सप्लाई होती है 1.05, वहाँ पर भी हमने कई बार इसको यूज़ किया हुआ है। बट ये रैम सेक्शन में काम करेगा कि नहीं करेगा, इसका अभी तक प्रैक्टिकली कोई करके मैंने नहीं देखा था। तो आज ट्राई करते हैं, मे बी अगर ये काम कर गया तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आगे के बोर्ड में। तो अब इसका जो इनपुट था वो मैंने 5 वोल्ट कर दिया है। अब देखते हैं कि ये आउटपुट देगा या नहीं देगा, या इसको और ज़्यादा हाई वोल्टेज चाहिए होगा। अगर इसको और हाई वोल्ट चाहिए होगा तब थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ट्रिगर करने के बाद जो वोल्टेज हमें मिलेगा वो मैक्सिमम 5 वोल्ट ही मिलेगा इस 3 या इस 5 की स्टेज में, इस बोर्ड में। तो अब देखते हैं कि इसका जो इनपुट था प्लस वो कितना हुआ। इसको पहले ट्रिगर कर लेते हैं। और देखिए एम्पियर मशीन में आप डीसी में देख सकते हैं कि एम्पियर हमारा 600 तक पहुंच गया है। तो मे बी ये वोल्टेज बन गया होगा। तो डायरेक्ट हम इसके आउटपुट पे चेक करते हैं। और आउटपुट पे अगर आप देखेंगे तो ये 1.05, आप मल्टीमीटर में देखें तो 1.050 वोल्टेज बन गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि डीसी मशीन में भी इसने एम्पियर ज़्यादा ले लिया है। आप ज़रा एक बार इसको बंद करके एक बार रैम कनेक्ट करके देखते हैं ये डिस्प्ले देगा या नहीं। ये इस पे जो रैम काम करती है वो DDR3L काम करती है। ये इसी की DDR3L रैम है, जो कि जिसका इनपुट वोल्टेज होता है 1.35। बट यहाँ पर हमने जो कन्वर्टर यूज़ किया है तो अब ये रैम 1.5 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। और इस बोर्ड में नॉर्मल DDR3 रैम काम नहीं करती है, DDR3L ही काम करती है। तो चलिए पहले DDR3L लगा कर ही देखते हैं कि ये काम अब कर रही है या हमें 1.5 वोल्ट वाली ही रैम लगानी होगी। तो ये कनेक्ट हो गई है और डीसी को ऑन करते हैं, ट्रिगर करते हैं। ये मैंने ट्रिगर किया और ये बोर्ड ऑन होके बंद हुआ जा रहा है। ये चलिए एक बार इसमें नॉर्मल DDR3 रैम ही
लगा लेते हैं, फिर ट्राई करते हैं। ये नॉर्मल DDR3 रैम है। इसको इंसर्ट करते हैं एंड अब चेक करते हैं। डीसी को ऑन करा और ट्रिगर करते हैं इसको। ये ऑन होके बंद हुआ जा रहा है। एक बार ज़रा मशीन को ऑफ करके रैम निकाल के फिर से ऑन करते हैं। विदाउट रैम ये प्रॉपर चल रहा है और रैम लगाने के बाद ये ऑफ हो रहा है। तो एक बार फिर से रैम लगा के चेक करेंगे और इस बार ये बंद नहीं हुआ। बट ये बोर्ड जब डिस्प्ले देता है तो उससे पहले एक बार रीस्टार्ट होता है, बट ये रीस्टार्ट नहीं हुआ। तो एक बार CMOS बैटरी भी इसमें कनेक्ट कर लेते हैं, लगा लेते हैं और फिर से इसको ऑन करते हैं। ये रिस्टार्ट हुआ देखिए, लेकिन ये हाँ फिर ऑन हुआ, फिर रिस्टार्ट हुआ एंड फिर ऑन हुआ, फिर रिस्टार्ट हुआ। 3 से 4 बार ये रिस्टार्ट होता है, इसमें कोई और अब ये बिल्कुल चल रहा है। ओके, तो एक बार ज़रा इसमें डिस्प्ले भी लगा कर चेक कर लेंगे कि ये डिस्प्ले वाकई में आ चुका है। तो डीसी को बंद करते हैं और ज़रा मैं मशीन उठाता हूँ डिस्प्ले चेक करने के लिए। मीटर को हटा देते हैं। ये इसका डिस्प्ले केबल इसमें लगा लेते हैं एक बार। डिस्प्ले केबल मैंने लगा लिया है। अब एक बार ज़रा डीसी मशीन को ऑन करते हैं और इसको ट्रिगर करते हैं। देखिए बोर्ड पे लाइट आई है और मेरा ख्याल है डिस्प्ले भी आ गया है। आप देख सकते हैं कि इस पे डिस्प्ले आ गया है और तो मेरा ये मेथड काम कर गया डीसी कन्वर्टर वाला। तो डीसी मशीन को ऑफ कर देते हैं। मगर अब इस बोर्ड में जो DDR3L रैम लगती थी वो रैम काम नहीं कर रही है और ये अब नॉर्मल DDR3 रैम के लिए ये बोर्ड रेडी हो गया है। अब इसमें कोई भी नॉर्मल DDR3 रैम चल जाएगी।
तो हमने ये देखा कि यहाँ पर रैम सर्किट जला हुआ था और हमने बक कन्वर्टर से इसको रैम सर्किट बनाया और इसने डिस्प्ले भी दिया। और ये DDR3 की जगह 3L की जगह DDR3 नॉर्मल रैम को सपोर्ट करने लगा है। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आने वाले टाइम में आप और भी इस तरह की केस स्टडीज़ देखेंगे। तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें। और कोई क्वेरी आपको कोई कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ पर से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।